अखबार में छपी एक खबर की वजह से एक ही दिन में जैसे अर्पिता की सारी दुनिया ही बदल गई। अपनों के बीच जैसे अर्पिता एकाएक बेगानी हो गई। देखने में तो अब भी सब कुछ पहले जैसा ही दिखता था, लेकिन नज़रों के साथ साथ दिलों में भी कहीं फर्क आ गया था। मम्मी के स्पर्श से भी अर्पिता इस फर्क को महसूस कर सकती थी। मम्मी के स्पर्श में वैसे अब एक संकोच और दुविधा थी। अर्पिता के वजूद पर ही जैसे एक सवालिया निशान लग गया था। मगर मगर सवाल यह था कि अर्पिता का कसूर क्या था। उसके जन्म के समय कहाँ पर क्या हुआ था, किसने क्या बेईमानी की थी, उसे क्या मालूम। अखबार में छपी खबर ने 7 वर्षीय अर्पिता को उसके अपने ही घर में अजनबी जैसा बना दिया था। बाहर के एक नर्सिंग होम के स्कैंडल को लेकर भी इस प्राइवेट नर्सिंग होम को पुलिस ने सील करके उसकी संचालिका और नर्सिंग होम में काम करने वाली कुछ नर्सों को भी गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने यह सारी कार्रवाई उस नर्सिंग होम में बच्चे को जन्म देने वाली एक महिला की शिकायत पर की थी। शिकायत करने वाली महिला का आरोप था कि नर्सिंग होम में उसके बच्चे को बदल दिया गया है। महिला के अनुसार उसने नर्सिंग होम में जिस बच्चे को जन्म दिया था वह एक लड़का था, मगर उसके बदले में उसे एक लड़की मिली थी। शिकायत करने वाली महिला ने बच्चे को बदले जाने के संबंध में नर्सिंग होम की 2 नर्सों पर अपना शक जाहिर किया था। महिला की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों नर्सों को अपनी हिरासत में लेकर जब कड़ाई से पूछताछ की तो एक बहुत बड़ा और सनसनीखेज स्कैंडल सामने आया। स्कैंडल में नर्सिंग होम को जाली डॉक्टरी सर्टिफिकेट के साथ चलाने वाली उसकी मालकिन भी शामिल थी। उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस की तफ्तीश से खुलासा हुआ कि 16 वर्ष पहले अपने अस्तित्व में आने के बाद से ही नर्सिंग होम लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा था। वहाँ न केवल गैर कानूनी तरीके से कुंवारी माँ बनने वाली लड़कियों के गर्भपात किए जाते थे, बल्कि बच्चा गोद लेने के इच्छुक लोगों को भी बच्चा मोटी रकम में बेचा जाता था। यहाँ डिलीवरी कराने वाली कई युवतियों के बच्चों को भी गुपचुप बदल दिया था। इस काम के बदले में भी एक खूब मोटी रकम वसूल की जाती थी। नर्सिंग होम की संचालिका और बाकी स्टाफ से पूछताछ करने पर पुलिस को मालूम हुआ कि इसकी कोई गिनती या रिकॉर्ड नहीं था कि नर्सिंग होम में कितनी युवतियों के शिशुओं को बदला गया। बेटे की चाह रखने वाले कितने लोगों को उनके यहाँ बेटी होने की सूरत में किसी दूसरे का बेटा मोटी रकम वसूल कर दिया गया था, इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं था। 7 वर्ष पहले अर्पिता ने भी पुलिस के द्वारा सील किए गए इसी नर्सिंग होम में जन्म लिया था। अर्पिता की दोनों बड़ी बहनों ने तो सरकारी अस्पताल में जन्म लिया था। इसके लिए घर की माली हालत की मजबूरी थी। अर्पिता के पापा रमाकांत अपनी पहली दोनों बेटियों के जन्म के समय किसी प्राइवेट नर्सिंग होम का खर्चा नहीं उठा सकते थे, मगर अर्पिता के जन्म के समय उसके पापा रमाकांत के हाथ में थोड़े पैसे थे। अगर नहीं भी होते तो वे उधार लेकर भी किसी नर्सिंग होम का खर्चा उठाते, क्योंकि ऐसा अर्पिता की मम्मी अनुपमा भी चाहती थी। 2 बेटियों की मां बन चुकी अनुपमा के लिए तीसरा बच्चा बड़ा मायने रखता था और वे कोई भी रिस्क नहीं लेते हुए पूरी एहतियात से काम लेना चाहती थीं। वास्तव में तीसरे बच्चे के जन्म के समय अनुपमा बेटे की चाहत और कल्पनाओं से सराबोर थी। बेटे की चाहत में अनुपमा ने पंडित राम तिवारी को पकड़ा था। उन्होंने ही दोनों को वृंदावन जाने को कहा था। आश्रम का पता दिया था। वहां के पहुंचे हुए स्वामी को फ़ोन कर दिया था। दोनों ने कई हजार रुपयों की भेंट भी दी थी। राम तिवारी दावे से कह रहे थे कि अनुपमा के गर्भ में मौजूद उसका तीसरा बच्चा एक लड़का ही होगा। लिंग निर्धारण टेस्ट चूंकि गैर कानूनी थे, इसलिए कोई भी टेस्ट लेबोरेटरी अल्ट्रासाउंड करने के उपरांत लिखित रूप से यह गारंटी देने को तैयार नहीं थी कि अनुपमा के गर्भ में मौजूद बच्चा एक लड़का है। जुबानी तौर पर अनुपमा से यही कहा गया कि उसकी गर्भ में मौजूद
तीसरा बच्चा एक लड़का ही है। मगर एक बेटे की माँ बनने की अनुपमा की सारी उम्मीदों पर तब कुठाराघात हुआ जब उसे बताया गया कि उसका तीसरा बच्चा भी लड़की है। शारदा का तो जैसे दिल ही टूट गया। राम तिवारी पंडित और अन्य ज्योतिषियों की सारी बातें गलत साबित हुईं। अल्ट्रासाउंड करने वाली लेबोरेटरी की जबानी कही बात भी गलत निकली। राम तिवारी फिर भी कह रहे थे कि यह कोई चमत्कार है, उनका कहा गलत हो ही नहीं सकता। लड़की होने पर भी वो 20,000 झटक गए थे। अनुपमा को ही नहीं, तीसरी बेटी के आने से रमाकांत को भी सदमा लगा था। बेटे की चाहत में चौथी संतान के ख्याल से भी उन दोनों ने तौबा कर ली। तीसरी बेटी अर्पिता को जन्म देने के बाद अनुपमा काफ़ी दिनों तक बुझी बुझी रही थी। पूजा पाठ और उपवासों पर से जैसे उनका विश्वास ही डगमगा गया। राम तिवारी ने आना बंद नहीं किया, पर अब वे दक्षिणा नहीं मांगते, लेकिन चौथे बच्चे के लड़के होने की गारंटी देने लगे थे। वे अभी भी गलती मानने को तैयार नहीं थे। अर्पिता को जन्म देने के बाद अनुपमा ने बुझे मन के कारण उसके प्रति 1-2 दिन बेरुखी दिखाई थी, मगर जब अनुपमा की ममता ने जोर मारा तो अपनी मायूसियों को भूल अर्पिता को स्वीकार कर लिया। अर्पिता को स्वीकार करने के बाद एक माँ के रूप में अनुपमा ने ना तो उसे अपनी पहली दोनों बेटियों से कम प्यार दिया और ना ही उसकी कभी उपेक्षा ही की। अर्पिता के जन्म के बाद अनुपमा को उसकी मायूसी से निकालने में रमाकांत का भी काफ़ी योगदान था। उन्होंने अनुपमा को सांत्वना देते हुए कहा था कि आज के युग में बेटियां किसी भी लिहाज से बेटों से कम नहीं। हमें जो भी मिला है उसे हमें खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। अर्पिता को स्वीकार कर लिया गया था। वह छोटी होने की वजह से माँ बाप की लाडली बन गई थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि उस नर्सिंग होम की काली करतूतों का पुलिस के द्वारा भांडाफोड़ कर दिया गया, जहां 7 वर्ष पहले अर्पिता का भी जन्म हुआ था। नर्सिंग होम की करतूतों का भांडाफोड़ होने के बाद बीता हुआ कल जैसे एक सवाल की शक्ल में सामने आकर खड़ा हो गया था। पंडित राम तिवारी फिर बार बार आने लगे थे। इस नर्सिंग होम की करतूतों की चर्चा वे जोर शोर से करते थे। अनुपमा दुविधा और संदेह में घिर गई थी। वह सोचने को मजबूर हो गई थी कि क्या 7 वर्ष पहले नर्सिंग होम में उसके साथ भी कोई धोखा ही हुआ था? क्या पंडितों और ज्योतिषियों की कही बातें वास्तव में सही थीं? लेबोरेटरी वालों ने भी कोई गलत बयानी बच्चे के लिंग को लेकर नहीं की थी? दूसरी महिलाओं की तरह नर्सिंग होम में उसके साथ भी तो कोई धोखा नहीं हो गया? इस तरह के विचार मन में आने के बाद अनुपमा कोशिश करने के बाद भी अर्पिता के प्रति अपने व्यवहार को सामान्य नहीं कर पा रही थी। यह बात जैसे आहिस्ता आहिस्ता अनुपमा के मन में घर बना रही थी कि 7 वर्ष पहले शायद नर्सिंग होम में उसके बच्चे को ही बदलकर किसी दूसरे को दे दिया गया। अगर ऐसा हुआ था तो उसने अवश्य एक बेटे को ही जन्म दिया होगा। मन में उठने वाले इन विचारों ने जैसे अनुपमा के जीवन का सारा सुख चैन ही छीन लिया। अपने मन में चल रहे विचारों के मंथन को अनुपमा अपने पति रमाकांत से छिपा नहीं सकी थी। उनसे बोली कि मैंने भी तो अपने तीसरे बच्चे को इसी नर्सिंग होम में जन्म दिया था। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि औरों की तरह मैंने भी कहीं धोखा ही खाया हो? अर्पिता वास्तव में हमारी बच्ची ना हो? अनुपमा की बात सुन रमाकांत स्तब्ध रह गए। उन्हें इस तरह की बातें नहीं सोचनी चाहिए। ऐसी बातों का अब कोई मतलब नहीं। 7 साल बीत चुके हैं। ऐसी बातें सोचने से हमारी ही परेशानी बढ़ेगी। रमाकांत ने उन्हें समझाने की कोशिश की। मैं चाहकर भी इस शक को अपने मन से निकाल नहीं पा रही। क्या तुम्हें नहीं लगता कि 7 साल पहले हमारे साथ जो कुछ भी हुआ था अजीब हुआ था? अपने दिल पर जरा हाथ रखकर कहो, मैं जो भी कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? तुम कह सकते हो कि पंडित और ज्योतिषी ढोंग करते हैं, उनकी बातें झूठी होती हैं, मगर क्या मशीनें भी झूठ बोलती हैं? मेडिकल साइंस भी अंधी है? तुम्हारी इन सारी बातों के मेरे पास जवाब नहीं है अनुपमा,
मगर मैं तुमसे इतना ही पूछना चाहता हूँ कि गड़े मुर्दे को उखाड़ने से क्या फ़ायदा होगा। मैं मानता हूँ नर्सिंग होम में बहुत से लोगों के साथ धोखा हुआ, मगर इस बात का कोई सबूत हम लोगों के पास नहीं है कि उन लोगों में हम शामिल थे ही। बेकार का मन में वहम मत पालो कि अर्पिता हमारी बेटी नहीं है। ये वहम नहीं है, एक हकीकत हो सकती है। अनुपमा ने शब्दों पर जोर देते हुए कहा। अनुपमा, मैं तुम्हारी बात मान भी लूं तो इस हकीकत को साबित कौन करेगा। रमाकांत का लहजा तल्ख हो गया। हमें पुलिस से संपर्क करना चाहिए क्या? पुलिस इस बात का फैसला करेगी कि अर्पिता हमारी बेटी है या नहीं। तुम हमेशा मेरी बात का उल्टा मतलब निकालते हो। पुलिस सारे मामले की जांच कर रही है, वह इस मामले में हमारी मदद कर सकती है, अनुपमा ने कहा। उनके स्वर में बेसब्री थी। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि हम अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारें, पुलिस के पास जाएं और उससे कहें कि हमें शक है कि अर्पिता हमारी बेटी नहीं है। नर्सिंग होम वालों ने बेईमानी करके हमारे बच्चे को भी बदल दिया था। जानती हो इसके बाद क्या होगा? पुलिस इस मामले में हमें जांच का आश्वासन देगी, मगर इसके साथ ही वह एक काम और भी करेगी और अर्पिता को हमसे छीनकर किसी अनाथालय में भेज देगी। वह तब तक उसी अनाथालय में रहेगी जब तक पुलिस की जांच पूरी नहीं हो जाती। इसके साथ ही अगर तुम्हारे शक के मुताबिक पुलिस की जांच में यह साबित हो जाए कि नर्सिंग होम वालों ने हमारा बच्चा भी बदला था, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि अर्पिता के बदले में हमें कोई दूसरा बच्चा मिल ही जाएगा। अगर तुम इन सब चीज़ों का सामना करने के लिए तैयार हो तो मैं पुलिस स्टेशन चलने के लिए तैयार हूँ। रमाकांत ने पत्नी को गहरी नज़रों से देखते हुए कहा। इस पर अनुपमा मानो धर्म संकट में पड़ती हुई नजर आई। इसके बाद पुलिस के पास जाने की बात अनुपमा ने पति से नहीं की। हाँ, पंडित राम तिवारी से जरूर जिक्र किया, पर पुलिस के पास जाने को उसने भी मना किया। बिना कुछ हासिल किए ही कोई चीज़ गंवाने का रिस्क उठाने की हिम्मत अनुपमा में नहीं थी। अपने शक के कारण पुलिस के पास जाने का ख्याल तो अनुपमा ने फिलहाल मन से निकाल दिया, मगर इससे उसके मन में जैसे घर बन चुका वहम नहीं निकला कि वह भी नर्सिंग होम वालों के धोखे का शिकार है। अनुपमा के मन के वहम ने मासूम अर्पिता के जीवन को बहुत ही उदास बना डाला था। वह मम्मी में पहले वाला प्यार ढूंढती नजर आती थी जो उसे नहीं मिलता था। मम्मी के व्यवहार की बेरुखी देख मासूम अर्पिता यह भी नहीं समझ पाती कि उससे गलती क्या हुई है। रमाकांत अर्पिता के प्रति अनुपमा के बदलते व्यवहार से परेशान थे, पर समस्या के तत्काल समाधान का रास्ता नहीं सूझ रहा था। सारी कसमकस के बीच एक नई बात कहकर अनुपमा ने रमाकांत के लिए एक नया सिरदर्द पैदा कर दिया। डीएनए के मायने वास्तव में क्या थे और वह क्या था, यह तो अनुपमा को नहीं मालूम था, मगर पंडित राम तिवारी के कहने पर और टीवी पर खबरें सुनने से उन्हें इतना अवश्य मालूम था कि उनके टेस्ट से किसी भी बच्चे की असली माँ बाप का पता लगाया जा सकता है। अनुपमा ने रमाकांत से कहा, पंडित जी कह रहे थे कि एक टेस्ट होना है जिससे किसी भी बच्चे के असली माँ बाप के बारे में बिल्कुल सही ढंग से जाना जा सकता है। मैंने मोबाइल पर पढ़ा था, डीएनए या ऐसा ही कोई मिलता जुलता नाम था इस टेस्ट का। क्यों ना हम भी अपना व अर्पिता का टेस्ट करवा लें, उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पंडित जी ने एक लैब का कार्ड भी दिया है कि वह उनकी जान पहचान की है। अनुपमा की बात सुनकर रमाकांत कुछ पलों के लिए तो हक्का बक्का रह गए। वे नहीं जानते थे कि अर्पिता को लेकर अनुपमा की सोच इस हद तक चली गई है। इस टेस्ट को क्या तुमने कोई मजाक समझा है? इस पर बहुत पैसा खर्च होगा, रमाकांत ने अनुपमा को टालने की गरज से कहा। चाहे जितना भी खर्च आए करो, मगर किसी तरह भी मुझे मेरी दिन रात की दिमागी तकलीफ से छुटकारा दिलाओ, वरना ये मुझे मार डालेगी, अनुपमा ने कहा।
अनुपमा की बात से रमाकांत को लगा कि मामला एक नाजुक शक्ल ले रहा है। अर्पिता को लेकर लगातार अंदर से घुल रही अनुपमा का तनाव खतरनाक सीमा तक बढ़ गया है। अगर जल्दी अनुपमा को उसकी वर्तमान मनोस्थिति से बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं खोजा गया तो इसके बुरे नतीजे सामने आ सकते हैं। रमाकांत ने इस बारे में बहुत सोचा, बहुत मंथन किया। अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अनुपमा को उनकी वर्तमान मनोस्थिति में से निकालने के लिए झूठ का ही सहारा लेना पड़ेगा। तभी रमाकांत को अपने बचपन के दोस्त आलोक धवन की याद आ गई, जो एक डॉक्टर था। आलोक धवन अपने क्लिनिक के साथ साथ एक लैब का भी मालिक था। रमाकांत ने डॉक्टर आलोक धवन से मिलकर उसे अपनी सारी समस्या बताई। राम तिवारी के दिए गए लैब के कार्ड को भी दिखाया। रमाकांत की सारी बात सुन डॉक्टर आलोक धवन कुछ पलों के लिए सोच में पड़ गया और फिर बोला, अनुपमा भाभी कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं? जहाँ तक मैं जानता हूँ 12वीं से ज़्यादा नहीं है, रमाकांत ने कहा। आजकल डीएनए वाली बात तो हर कोई जानता है। जगह जगह आईवीएफ के बोर्ड लगे हैं। सैरोगेट मदर का भी नाम उछलता रहता है, डॉक्टर आलोक ने गंभीरता से कहा। जब आपके घर के अंदर व्हाट्सएप जैसा कुछ हो तो आप उन चीज़ों के बारे में भी आसानी से जान जाते हैं जो कि देखने में आपसे बहुत दूर होता है। और फिर वह पंडित राम तिवारी भी तो है जो लैब का कार्ड ले आया, रमाकांत ने कहा। तो वह व्हाट्सएप और पंडितों के जरिए मिला ज्ञान है। तब समस्या कोई बड़ी नहीं। तुम कल ही अनुपमा और अर्पिता को लेकर वहां आ जाना, बाकी मैं देख लूँगा, आलोक ने कहा। अगले दिन रमाकांत ने अनुपमा को खुद तैयार होने और अर्पिता को भी तैयार करने को कहा। कहाँ चलना है? अर्पिता ने पूछा। इस पर रमाकांत ने फुसफुसाती हुई आवाज़ में कहा, डॉक्टर आलोक के यहाँ। किस लिए? अनुपमा ने पूछा। तुम अर्पिता को लेकर जो डीएनए टेस्ट करवाने की बात कर रही थी ना, उसी के सिलसिले में, रमाकांत ने कहा। रमाकांत के शब्द सुनकर अनुपमा एकाएक सकते में आ गई और बोली, इतनी अचानक से ये सब? तुमने मुझे इसके बारे में पहले कुछ बताया भी नहीं। मैंने कल ही डॉक्टर आलोक से इस बारे में बात की थी, मैं तुमको बतलाना भूल गया था। डॉक्टर आलोक हम तीनों के शरीर में से कुछ चीज़ों के नमूने लेकर बाहर किसी ऐसे शहर में भेजेगा जहां किसी प्रयोगशाला में डीएनए टेस्ट की व्यवस्था होगी। रिपोर्ट आने में 8 से 10 दिन का वक्त लगेगा। कश्मकश में नज़र आ रही अनुपमा खामोश रही। जब सच का सामना करने की स्थिति पास आकर खड़ी हो गई तो अनुपमा के अंदर एक दूसरी ही तरह का द्वंद्व शुरू हो गया था। अर्पिता और अनुपमा को साथ लेकर रमाकांत सुबह 11 बजे डॉक्टर आलोक धवन के क्लिनिक पहुंच गए। डॉक्टर आलोक धवन की लैब उसके क्लिनिक के ही एक हिस्से में थी। डीएनए टेस्ट के नाम पर एक ड्रामा तो करना था। सबसे पहले डॉक्टर आलोक रमाकांत को साथ लेकर लैब के अंदर गया। लैब के अंदर डॉक्टर आलोक ने रमाकांत के साथ बैठ आराम से 5-7 मिनट तक गपशप की और फिर दिखावे के लिए उसने रमाकांत के अंगूठे और कलाई पर पट्टी चिपका दी। उन्हें लैब से बाहर भेज दिया। लैब से बाहर आकर रमाकांत ने तनाव में दिख रही अनुपमा को अंदर भेज दिया। ये सब देख मासूम अर्पिता काफ़ी डरी नजर आ रही थी। वह कुछ भी समझने में असमर्थ थी। सारे ड्रामे को असली रूप देने के लिए डॉक्टर आलोक ने अनुपमा के साथ सब कुछ असली ही किया। शरीर के 1-2 हिस्सों में से खून लेकर उसे कांच की टेस्ट ट्यूब में डाला। डॉक्टर आलोक कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता था जिससे अनुपमा के मन में जरा सा भी कोई शक पैदा हो। वास्तविकता यह थी कि अनुपमा के खून के नमूनों की तो ना तो आलोक खुद ही कोई जांच करने वाला था और ना ही कहीं भेजने वाला था। अर्पिता को लेकर अनुपमा के मन में बने संशय और दुविधा को दूर करने के लिए उसको यह विश्वास दिलाना जरूरी था कि अर्पिता को लेकर वास्तव में ही कोई डीएनए टेस्ट होने वाला है। अनुपमा के बाद डॉक्टर आलोक डरी घबराई अर्पिता को लैब के अंदर ले गया। शक की गुंजाइश कोई ना रहे इस बात का ख्याल करके
ना चाहते हुए भी डॉक्टर आलोक को उसके हाथ की एक उंगली में सुई चुभोकर खून निकालना पड़ा। जब अनुपमा और अर्पिता को लेकर रमाकांत डॉक्टर आलोक के पास वापस आने लगे तो डॉक्टर आलोक ने धीमी आवाज में कहा, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वह मेरे पैसे के साथ सरासर बेईमानी है। किसी अच्छे काम के लिए की जाने वाली बेईमानी बेईमानी नहीं होती, रमाकांत ने जवाब में कहा। अनुपमा जैसी औरतों के जटिल मनोविज्ञान को समझना वास्तव में ही बड़ा कठिन होता है। डॉक्टर आलोक धवन के यहाँ से आने के बाद रमाकांत ने अनुपमा में फिर एक परिवर्तन देखा। उन्होंने देखा कि पिछले कुछ दिनों से अर्पिता के प्रति बेरुखी दिखा रही अनुपमा एक बार फिर से उसके लिए प्रेम दिखाने लगी है। अर्पिता के प्रति उसका लगाव पहले से अधिक बढ़ गया था। यह देख रमाकांत भी हैरान थे। रमाकांत यह भी महसूस कर रहे थे कि डॉक्टर आलोक के वहाँ से आने के बाद अनुपमा पहले से भी अधिक बेचैन और कश्मकश में है। वैसे अनुपमा को इस बात का कोई इल्म नहीं था कि अर्पिता के डीएनए टेस्ट के नाम पर डॉक्टर आलोक ने जो भी कुछ किया है वह केवल एक नौटंकी था। अनुपमा के मन से अर्पिता को लेकर जो दुविधा और वहम था उसे निकालने के लिए डीएनए टेस्ट की झूठ मूठ की रिपोर्ट डॉक्टर आलोक ने ही तैयार करनी थी। अनुपमा इतना पढ़ी लिखी नहीं थी कि इस झूठ को आसानी से पकड़ पाती। डीएनए की बात करने वाली अनुपमा उसकी ABCD भी नहीं जानती थी। वैसे रमाकांत को यह भी विश्वास था कि डीएनए वाली बात का जिक्र अनुपमा किसी दूसरे से नहीं करेगी। जब उसने पंडित राम तिवारी को डीएनए टेस्ट दूसरी लैब से कराने की बात कही तो वे बेचैन हो उठे। कल आऊँगा कहकर चलते बने थे पर आए नहीं। 8-10 दिन बीत गए। इस बीच एक बार भी अनुपमा ने डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट का जिक्र रमाकांत से नहीं किया। ऐसा लगता जैसे उसकी रिपोर्ट में कोई दिलचस्पी ही नहीं रही। रमाकांत के लिए ये सब आश्चर्य के साथ साथ उलझन से भी भरा था। इन 8 से 10 दिन में अनुपमा अर्पिता के पहले से भी अधिक करीब नजर आने लगी थी। कई बार ऐसा भी लगता था कि जैसे अनुपमा अपने आप से लड़ रही हो। 8-10 दिन के बाद रमाकांत ने डॉक्टर आलोक से बात करने के बाद स्वयं ही अनुपमा से कहा, डॉक्टर आलोक का टेलीफोन आया था। उसका कहना था कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। रमाकांत की बात को सुन अनुपमा एकदम भावहीन और ठंडी रही, कुछ नहीं कहा। यह देख रमाकांत ने कहा, मैं शाम को घर आते हुए डॉक्टर आलोक के क्लिनिक से रिपोर्ट लेता आऊँगा। रमाकांत की इस बात पर भी अनुपमा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शाम को रमाकांत डॉक्टर आलोक के यहाँ से एक बंद लिफाफा ले आए। लिफाफे के अंदर अर्पिता की तथाकथित डीएनए रिपोर्ट थी। रिपोर्ट में क्या है रमाकांत को मालूम था। डॉक्टर आलोक ने उसकी मन माफिक रिपोर्ट ही बनाई थी। बंद लिफाफा अनुपमा के सामने करते हुए रमाकांत ने कहा, इस रिपोर्ट का संबंध हम लोगों के निजी जीवन से है, इसलिए डॉक्टर आलोक ने इसे पढ़ना ठीक नहीं समझा। इससे पहले कि मैं लिफाफा खोल इस रिपोर्ट को पढ़ूं, तुम्हारे मन का शक सही भी हो सकता है और गलत भी। तुम्हें हर स्थिति का सामना शांत रहकर करना होगा। अंतर्द्वंद में फंसी अनुपमा ने कुछ पल खामोश नज़रों से रमाकांत और हाथ में पकड़े लिफाफे को देखा। फिर उन्होंने जो किया वह अप्रत्याशित था। अनुपमा ने रमाकांत के हाथ से लिफाफे को बिजली की सी तेजी से छीना और फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके साथ ही ऐसा लगा जैसे वे अपनी कश्मकश और अंतर्द्वंद से एक फटके में बाहर आ गई हों। पर पंडित राम तिवारी उस दिन से कभी नहीं आए।